नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर। साथियों, हमारा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमने अच संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा और उसके कई उदाहरण किए और कुछ उदाहरण हमने आपको करने को दिए थे, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और दीर्घ स्वर संधि से संबंधित कुछ अपवाद हैं, उन पर आज साथियों चर्चा करेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। पहले बात आती है साथियों, यहाँ पर दीपावली, मुक्तावली, गीतावली और कवितावली, इसमें से कोई हम एक समझ लेते हैं और सारे एक जैसे ही हैं। तो सबसे पहले आप कहें तो हम बात कर लेते हैं। देखिए, दीपावली दीप धनावली, मुक्तावली मुक्ता धनावली, गीतावली गीता धनावली, कवितावली कविता धनावली। तो इसमें से आपको दोनों शब्दों को अच्छे से समझना है। जैसे दीप धनावली और मुक्ता धनावली होगा, जो चीज़ है उसी को दोनों शब्द अर्थ सहित होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम साथियों दीपावली। जैसे दीपोधन अवली को हम कह सकते हैं दीपावली। उसी तरीके से देखिए, अब दीपावली में देखिए दीप का हमने क्या निकाल लिया इसका, अब वो दीप धन, इसका आ निकाल लिया, पा का स्वर रहित पा कर दिया, तो ये हो गया। इधर से हमने आ निकाल लिया तो ये बली हो गया साथियों। अब देखिए, इस आ का दोनों का दीर्घ हो जाएगा, ये हो जाएगा दीप धन आ धन बली। अब साथियों देखिए, इसमें ये आ जो है इस स्वर रहित पा के साथ जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, दीपा और बली, है ना। इसको आप समझे होंगे अच्छे से साथियों। अगला हम इस पे ही चर्चा कर लेते हैं, जैसे अग्रासनम। अग्रासनम, अग्र आसनम। अब देखिए, इस पे हम बात करेंगे अग्रासनम, अग्रासनम। देखिए, अग्र धन अशन, अशन माने देवताओं का भोजन, अग्रधन अशनम, ना पहले बना दो तो ये हो जाएगा अग्रधन अशनम। अब देखिए, इस अग्र का हमने आ निकाल लें, इस अग्र का हमने आ निकाल लिया और इसका हमारे पास आ अशनम का निकाल लिया, बच गया हमारा शनम। क्या बच गया साथियों, शनम। अब देखिए, इस आ, दोनों आ को हमने इस तरीके से लिखा, दीर्घ कर लिया, आ हो जाएगा, और ये हमारा अग्र स्वर रहित था। कैसा था, स्वर रहित, तो हमारे नीचे हलंत लगेगा। उसी तरीके से आ और शनम इधर से हमने लिख दिया। अब साथियों देखेंगे, इस आ का इसके साथ आएगा तो ये दीर्घ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अग्रा, और ये हमारा शनम शेष रह गया तो ये हो जाएगा शनम, अग्रा शनम। आप समझ पाए होंगे। अगला साथियों है, इसी तरह से इस अग्रासनम की आप बना सकते हैं। उसी तरह से आत्मा अवलोकन। देखिए, आत्मा अवलोकन को भी आप कर सकते हैं, आत्म अवलोकन, है ना साथियों। क्या हो जाएगा इसका, आत्म धन अवलोकन, आत्म धन अवलोकन। अब देखिए, इस आत्म में हम मां स्वर रहित कर दें तो ये हो जाएगा आत्म, आ ले लिए, और इधर हमने आ ले लिया, अब उधर हो गया बलोकन। क्या हो जाएगा, बलोकन, है ना। अब ये देखिए, आ कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो ये बड़ा आ हो जाएगा, और इधर आत्म। तो अब देखिए, आत्म स्वर रहित और आ, अब ये इधर बलोकन, तो ये आ इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आत्मा, आत्मा, और ये बलोकन, बलोकन। तो आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से साथियों, हमारा प्राप्तीक्षा, महींद्र, रजनीश, अभीष्ट, अभीप्सा, बीप्सितम, अधीक्षक, मंजुषा, भूष्मा, ऊर्ध्व, लघुत्राणी व और बदूत्सव और भ्रातृणम। तो आप बताएं, प्राप्ति इच्छा की हम बात करें तो प्राप्ति धन इच्छा, महींद्र की मही धन इंद्र, रजनीश की रजनी धनीश, अभीष्ट की अभी धन इष्ट। देखिए, अभीष्ट पर हम साथियों चर्चा कर लेते हैं। अभी
धन इष्ट। अब देखिए अभिधन इष्ट, सॉरी ये इष्ट है, अभिधन इष्ट। तो इस पर देखिए साथियों, अब कर लिया और हमने इधर से ई निकाल लिया और ये हमारा ई इधर निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इष्ट, है ना, धन इष्ट। अब देखिए ये दोनों ई कैसा हो जाएगा साथियों, दीर्घ, दीर्घ आकाशवाणी दीर्घ सूत्र से, तो ये हमारा अब था, ये क्या था, अब, और ये हमारा इष्ट। अब देखिए साथियों ये दोनों ई, ये जो वाला ई दोनों से हुआ बड़ी ई, तो ये हमारा भा पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी इस पर अभी, और हमारे पीछे क्या बचा, ष्ट, तो ये हमारा ष्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अभीष्ट, है ना साथियों। तो चलिए अगला कोई शुरू करते हैं इसमें। देखिए अभीप्सा, अभिधन इप्सा, इप्सा माने एक तरीके से लालसा, बीप्सितम, है ना, विधन इप्सितम इच्छा, अधीक्षक, इसको चलिए बीप्सितम को कर लेते हैं, बी धन इप्सितम, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। तो देखिए साथी इसकी हमने ई निकाल ली और इसकी भी ई निकाल ली, और ये क्या बच गया, सितम, पा और सा और तम, है ना। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे साथियों, क्या हो जाएंगे, दीर्घ, है ना। और ये वा तो है ही स्वर रहित, प्लस सितम। अब ये बड़ी ई वा पे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा साथियों, बीप्सितम, क्या हो जाएगा, इप्सितम, यहाँ छोटी ई की मात्रा इस पे लगेगी पहले से ही, इप्सितम, यहाँ पर पा की मात्रा भी साथियों लगेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इप्सितम, क्या हो जाएगा, वीप्सितम। अगला हम अधीक्षक ले लेते हैं, अधीक्षक, अधीक्षक, देखिएगा अधीक्षक देखते हैं। अधीक्षक में साथियों क्या है, अधिधन, अधि धन इक्षक, अधिधन इक्षक, है ना। अब हम अधिधन इक्षक में देखेंगे, अधिधन इक्षक में देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, धा को स्वर रहित किया और ई निकाल लिया, इधर हमने ई को निकाला और इधर बच गया क्षक, क्या बच गया साथी, क्षक। अब ये दोनों ई हो जाएगा हमारा दीर्घ ई, और ये अध स्वर रहित, और इधर क्षक। अब जब हम इस री को, इस ई को इस धा के साथ जोड़ेंगे तो ये हमारी क्या बनेगी, अधीक्षक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अधि, और क्षक हमारे पीछे रह गया था, तो वो हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाए अधीक्षक, ठीक है साथियों। अगला मंजुषा, मंजुधन उषा, भूष्मा, भूधन ऊष्मा, ऊर्ध्व, तो चलिए भूर्ध्व भी बात कर लेते हैं, दोनों ये भूष्मा ऊर्ध्व, है ना, ये सब एक जैसे ही हैं, तो इस पे भी हम बात कर लेते हैं। भूर्ध्व, देखिए भूधन ऊर्ध्व, है ना, भूधन ऊर्ध्व। तो देखिए भूधन ऊर्ध्व में हमने भा को स्वर रहित कर लिया, ऊ निकाल लिया, और इधर से ऊ निकाल लिया, ऊर्ध्व बचा, इन दोनों का दीर्घ ही होना है, भा हमने स्वर रहित ले लिया, और इधर ऊ, और इधर ध्व, ठीक है साथियों। तो ये ऊ हमारा भा पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, भू, और ये ऊर्ध्व, है ना साथियों, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अगला लघुत्राणी, लघु धन उत्तराणी, बधुत्सव, बधु धन उत्सव, भ्रातृऋणम, चलिए भ्रातृऋण में भी हम चर्चा करते हैं। भ्रातृ, दो मात्राएं होंगी साथियों यहाँ पे, धन ऋणम, धन ऋणम। अब देखिए साथियों भ्रातृ में हमने भा और ता का स्वर रहित कर लिया, ये बच गया री, और इधर से री, इधर क्या बच गया, अणम, इधर क्या बच गया, अणम। और इस री को हमने दीर्घ री कर लिया, क्या कर लिया साथियों, इसको हमने दीर्घ री कर लिया,
तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ री इस तरीके से, और इधर भ्रातृ था ही हमारा, क्या था इधर, भ्रातृ था, भ्रात सॉरी, और इधर णम है। अब जब हम इस री की मात्रा इस पे चढ़ाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, भ्रा, दो मात्राएं चढ़ जाएंगी साथियों। कितनी चढ़ जाएंगी, दो मात्राएं, इस तरीके से दो मात्राएं आ जाएंगी। तो यह हो जाएगा भ्रातृणम, क्या हो जाएगा, भ्रातृणम। तो आप इन उदाहरणों को बहुत अच्छे से जान सके होंगे। तो साथियों, हम अब चर्चा करेंगे हमारे दीर्घ स्वर संधि के कुछ अपवादों पर। तो चलिए अपवाद को समझते हैं। देखिए, पहला हमारा दीर्घ और अच स्वर संधि अपवाद है, इनके कुछ उदाहरण हैं, और पहले बातें को हम समझ लेते हैं। सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। देखिए, शक, शक और अंध आदि गणों, है ना, में जब क्या होता है, संधि होती है, तो वहां पर पररूप संधि होती है। कौन सी संधि, पररूप संधि होती है। तो कैसे, कौन कौन से वो गण हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला है, देखिए साथी, कुल धन अटा। देखिए, कुल धन अटा को हम कैसे लिख सकते हैं, समझिए। पहले तो कुल धन अटा को हम लिख सकते हैं दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से। अगर हम आपसे पूछें तो क्या लिखेंगे, दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से हो जाएगा कुल आ निकाल लिए, और इधर से आ निकाल लिए, तो बच गया टा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, दीर्घ, तो ये हो जाएगा आ। ये हमारा स्वर रहित था, ला, ता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, जब ये आ इसके साथ लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, कुलाटा। क्या हो जाएगा, कुलाटा हो जाएगा कि नहीं। तो ये दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से हो जाएगा कुलाटा। लेकिन पररूप स्वर संधि के हिसाब से क्या होगा, पररूप माने पर माने बाद का, है ना। तो जो चीज हमारी पररूप में है, तो पररूप के हिसाब से क्या हो जाएगा, इस आ का इस ला से योग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुलटा। क्या हो जाएगा, पररूप में हमारा हो जाएगा कुलटा, पररूप सही संधि, स्वर संधि के हिसाब से। और दोनों, तो इस चीज को हम देखें, कुल धन अटा में क्या होगा, देखिए दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी इसमें, क्योंकि क्या दिया जा रहा है, कुछ गण हैं, उनके आधार पर, कौन कौन से हैं, उनके आधार पर हमेशा क्या होगा, पररूप संधि होगी। कौन सी संधि होगी साथियों, पररूप संधि होगी। उसी चीज को हम समझते हैं। तो कुलटा में हमारा कौन सा सही होगा, कुल धन अटा का जब संधि करेंगे तो कुलटा होगा, क्योंकि कुलाटा कुछ शब्द होता ही नहीं है। शब्द क्या होता है, कुलटा शब्द होता है साथियों। तो ये हमारा ये सही हो जाएगा। अगला है हमारा शक धन अंधु। क्या है साथियों, शक धन अंधु। देखिए, शक धन अंधु पे हम बात कर लेते हैं। शक, शक धन अंधु, है ना, शक धन अंधु। अब देखिए, शक धन अंधु अगर हम बात करें दीर्घ की, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, सकांधु। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका आ और इसका आ, दीर्घ आ और दीर्घ आ जब जुड़ जाएगा स्वर रहित का के साथ, तो साथियों क्या हो जाएगा, शकांधु। और उसमें क्या होगा, पररूप शकांधु कुछ होता नहीं है साथियों, यहाँ धु हो जाएगा। शकांधु कुछ होता नहीं है साथियों, क्या हो जाएगा, शकंधु। क्या हो जाएगा, शकंधु। तो ये हमारा सही है। उसी तरीके से करकंधु, उसी तरह करकांधु भी दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से गलत है। क्या होगा, करकंधु। क्या होगा साथियों, यहाँ पर करकंधु ही सही होगा। उसी तरीके से देखिए, इस चीज को मृत धन अंड को हम अच्छे से समझेंगे। मृत धन अंड, देखिए मृत अंड और अंड में जब हम योग करेंगे, देखिए मृत धन अंड, मृत धन अंड, पर रूप के हिसाब से अगर हम करें, क्या हो जाएगा, मृतंड हो जाएगा कि नहीं, मृतंड। और दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से करें साथियों, तो हो जाएगा, देखिए मृत धन अंड। अब देखिए, इसमें हमने आ और इस ता का आ ले लिया, तो हो जाएगा दीर्घा, तो ये हो जाएगा मृतांड।
दीर्घ संधि के हिसाब से हो जाएगा हमारा मृतांड। लेकिन ये भी गलत है और ये भी गलत है, लेकिन इसमें सही क्या होगा उस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए मृतांड में हम बात करते हैं मृतंड। देखिए यहाँ ले लेते हैं मृत धन अंड। अब देखिए साथियों, ये पहले शुरुआत में क्या है, री है ना, ये हमारा री है। इस री के हिसाब से कुछ नियम है, उस पे हम चर्चा करेंगे। इस री का हमने निकाल लिया माँ, फिर निकाल लिया री, और इधर कर दिया हमने इसको तंड। क्या कर दिया, तंड कर दिया। ठीक है साथियों, इस माँ का री निकाल लिया और इधर कर दिया हमने तंड। अब इस री का हमने आदेश कराया, री का आदेश किसमें कराया, आर में। किसमें, आर में आदेश हुआ। आदि में जब री आए तो उसका आर में क्या होता है, आदेश होता है। तो आदेश हो गया। आदेश क्या होता है, जब किसी भी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाए, या किसी एक चीज के स्थान पर दूसरी चीज आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा हमारा आदेश। तो इस यहाँ पे भी हमने लिख लिया तंड। ठीक है साथियों, अब इस आर को देखेंगे। देखिए ये माँ स्वर रहित था, ठीक है। इस आ को हम जब इस माँ पे स्वर रहित पे लाएंगे तो साथियों यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा स्वर रहित कट जाएगा, हो जाएगा माँ। क्या हो जाएगा, माँ। और ये क्या हो जाएगा, रा, स्वर रहित रा है। ठीक है, और यहाँ हमने क्या जोड़ा है, तंड। अब देखिए ये स्वर रहित रा जब होता है, ये किस पे जाएगा, आगे वाले, इससे जो आगे वर्ण है उस पर ऊपर उड़ता हुआ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, माँ, और ये तारा ता पे उड़ जाएगा, और इस तरीके से मारतंड हो जाएगा। तो इसको भी आप बेहतर तरीके से साथियों समझ सके होंगे। तो मारतंड का हमारा आप समझ गए, इसमें कौन सा होगा साथियों, सही होगा घा, किमपि न सही। इसमें से कौन सा होगा, इसको हमारा बनेगा मृत धनंड का मारतंड। क्या बनेगा साथियों, मारतंड। इसको आप समझ गए होंगे। अगला साथियों हमारी दूसरी इस पे बात चलती है मनस धन ईसा। देखिए इसमें अगर हम बात करें, सात स्वर रहित है तो मनीषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, देखिए माँ, मनस धन ईशा। मनस धन ईसा पर अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा मनस धन ईसा में शाह, ये सा स्वर रहित है, ई आ जाएगी तो ये हो जाएगा मन, मन सीसा हो जाएगा, मन शीशा हो जाएगा, है ना ये। और दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से, और अगर हम इस ना पर सा का लोप कर दें और ई का हम क्या कर दें, ना पर लगाएं, तो ये हो जाएगा साथियों पररूप संधि के हिसाब से मनीषा। क्या हो जाएगा, मनीषा। तो ये पररूप संधि, क्योंकि मन सीसा कोई शब्द होता नहीं है साथियों, और पररूप संधि के हिसाब से ये मनीषा होगा, मन शीशा नहीं होगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा मनीषा, पर रूप संधि के हिसाब से। तो कुछ हमारे गण कुछ शब्द हैं, उनके आधार पर हम इस तरीके से पर रूप संधि के संधि करते हैं। अब अगला हमारा शब्द है पतंजलि। कौन सा है, पतंजलि। तो देखिए इस ता में भी मनस के हिसाब से, देखिए अगर हम ता पर संधि करेंगे तो पतंजलि होगा, दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से क्या हो जाएगा, पतंजलि। क्योंकि इस ता पर हम ये आ लगाएंगे, अंजलि का अनुस्वार सहित वाला, तो ये हो जाएगा, ये स्वर रहित है, इस पे अगर हम ये लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, पततन, और जली लगा देंगे तो हो जाएगा पतंजलि। लेकिन ये किसके हिसाब से, दीर्घ स्वर, ये पतंजलि कुछ होता ही नहीं है, सब शब्द क्या होता है, पतंजलि। शब्द क्या होता है साथियों, पतंजलि। यही तो अपवाद है। अपवाद क्या है, इसी को हम समझना है। वैसे तो दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से होना चाहिए पतंजलि, लेकिन होगा क्या, पतंजलि। देखिए अब क्या होगा, पररूप संधि के हिसाब से इस ता का हो जाएगा लोप, इस ता क्या क्या हो जाएगा, लोप, अंजलि। अब ये अंजलि जो अन है, ये किस पे आ जाएगा, हमारे इससे पूर्व, इस ता के पूर्व वाले ता पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पतंजलि। तो आप इसको भी शायद समझ सके हों। तो साथियों हल ईशा में भी इस तरीके से देखेंगे, हल ईशा, हलीशा हो जाएगा पर रूप संधि के हिसाब से। और अगर हम करें किसके हिसाब से, और हमारी देखिए गुण संधि का नियम होता है, यदि आया आ के पश्चात,
ई उ री री आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर, ली के स्थान पर अल हो जाता है। तो साथियों अब हलेशा कैसे होगा? हलीशा तो आप समझ गए होंगे, ई ला पर आ गई मात्रा तो हलीशा हो गया। अब हलेशा साथियों कैसे होगा देखिए, हलेशा की हम संधि करते हैं, हलेशा, हलेशा। अब हलेशा तोड़ेंगे तो हो जाएगा हल धन, हल धन ईशा। क्या हो जाएगा? हल धन ईशा। अब देखिए हल धन ईशा में हम समझें, माफ करना साथियों, देखिए हल ईशा तो हल धन ईशा, हल धन ईशा, है ना। अब देखिए ये ला, ये हलंत नहीं है, ला और ईशा, तो ला का हमने निकाल लिया साथियों आ, ये हो गया हल स्वर रहित ला प्लस आ और ईशा। अब देखिए साथियों क्या कहता है, गुण संधि का आद गुण, हाँ एक नियम है, गुण संधि का सूत्र है, उसके हिसाब से नियम क्या कहता है, यदि आया आ के पश्चात क्या आए, ई उ री री आवे तो इसके स्थान पर ई के स्थान पर आ से योग होगा, तो ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ई के स्थान से ए हो जाएगा, तो ये हमारा ए किस पे आ जाएगा? ला पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हले, और ये हमारा क्या शेष रह गया? शा, तो ये हो जाएगा हले शा। तो ये किस नियम से है साथियों? गुण संधि के नियम से है। किस नियम से है? गुण संधि के नियम से। लेकिन उत्तर कौन सा सही होगा? हलीशा ही सही होगा। तो ये क्योंकि पररूप संधि के हिसाब से दीर्घ संधि या उनमें नियम चलते हैं, तो ये यहाँ पररूप संधि के हिसाब से हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ लांगलीशा, लांगलीशा, और यहाँ पर भी गुण संधि हो जाएगा लांगलेशा, है ना। तो ये हो जाएगा लांगलीशा। ये गुण संधि में भी अपवाद आएंगे साथियों, ये दीर्घ संधि के कुछ अपवाद दो इसमें आ गए हैं गुण संधि के, तो ये गुण संधि में भी इन अपवादों को लिया जा सकता है, क्योंकि होता पररूप है और होना क्या है वहां पर? गुण संधि होनी, गुण संधि होती है, लेकिन होता क्या है? पररूप संधि होती है। इस वजह से ये गुण संधि में उदाहरण लिए जा सकते हैं, क्योंकि पररूप संधि की साथियों बात आई है, तो इस पर हम चर्चा कर लिए कुछ साथियों। अब अगला हमारा वार्तिक है, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, अब देखिए कुछ है इसमें वार्तिक, सारंग पशु पक्षिणों सारंग अन्य। अब देखिए सारंग माने एक होता है सारंग को हम यहाँ पर संधि विच्छेद करके देखेंगे, सारधन अंग। देखिए सारंग, देखिए सारधन अंग को ये, अब देखिए इसमें हम कर लेते हैं, ये पररूप संधि के हिसाब से सारंग हो गया, सारंग, सारधन अंग, ठीक है। अब देखिए ये आ और इसका आ जुड़ के हो जाएगा दीर्घ आ, क्या हो जाएगा? सारांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सारांग। और सारांग माने होता है बलवान, है ना। सारंग माने बलवान के अर्थ में कोई चीज ली जाए, और सारंग माने होता है पशु या पक्षियों के लिए कोई अर्थ लिया जाए। तो यहाँ पर दोनों हो जाएंगे, दीर्घ संधि भी हो जाएगी और पररूप संधि भी, क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है। सारंग माने बलवान के लिए और सारंग माने पशु पक्षी के लिए। वहां पर क्या था? कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। जैसे यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, तो एक का अर्थ है, एक का अर्थ नहीं है। हलीशा का अर्थ है, हलीशा का अर्थ नहीं है। पतंजलि का अर्थ है, पतंजलि का अर्थ नहीं है। मनीषा का अर्थ है, मनसीसा का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के अर्थ अगर आते हैं तो वहां पर दोनों संधि होंगी। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि पररूप संधि और द्विग संधि दोनों हो रही हैं, तो इसमें कौन सा सही है? उभो सही है ना। अर्थ के आधार पर हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आती है बात अपंग। देखिए अपधन अंग को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पररूप के हिसाब से अपंग, पररूप के हिसाब से साथी हो जाएगा अपंग। और उसी के हिसाब से अप और आ, दीर्घ संधि की क्या होती है? आ ह्रस्व आ, और दोनों का क्या हो जाएगा? दीर्घ आ, है ना। तो ये हो जाएगा अपांग। क्या हो जाएगा साथियों? अपांग। तो यहाँ पर अपांग को लेते हैं आंखों की पलक के लिए, या आंखों के पलक के अर्थ में, और अपंग हो जाता है हमारा अंग से रहित के अर्थ में। तो यहाँ पर दोनों हो जाएंगे साथियों, क्या हो जाएंगे? दोनों। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा हमारा उभव। क्या हो जाएगा? उभव। तो साथियों आशा करता हूं आज आपको दीर्घ संधि के अपवाद और उनके कुछ उदाहरण थे उनको समझ सके होंगे। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।